Hello everyone, through this wall conversations we are going to teach you the real estate. The real estate market जिसका कैपिटल है 0.33 ट्रिलियन USD। आज के हमारे इस एपिसोड के गेस्ट है मिस्टर कमल वटालिया, जिनका एक्सपीरियंस जो है वो 15 साल से भी पुराना है। आज हम लोग समझेंगे कमल भाई के साथ कि क्या रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट के कोर क्या है, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या बेसिक्स हम लोगों को, बेसिक्स फंडा जो है वो हम लोगों को समझने चाहिए, चाहे आप 18 साल के हो और चाहे आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो क्यों ही ना हो। कमल भाई के एक्सपीरियंस के थ्रू जानेंगे कि हम लोग हमारी डेली लाइफ के अंदर जैसे लोग स्टॉक के थ्रू ट्रेड करते हैं, वैसे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करके रियल एस्टेट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करा जाए। हेलो एवरीवन, #RRR रियल रियल्टर ऑफ द रियल एस्टेट के फर्स्ट एपिसोड के आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर कमल वटालिया, जिनके साथ हम बहुत सारी रियल एस्टेट का कन्वर्सेशन करेंगे। मिस्टर कमल वटालिया, ही इज़ द फाउंडर एंड ऑनर ऑफ कैपिटल्स। मैं सर को जानती हूँ आई गेस 2016 से, और आज फर्स्ट एपिसोड के अंदर मैं ये कन्फेस करना चाहती हूँ कि मेरे रियल एस्टेट के गुरु जिन्होंने मुझे रियल एस्टेट सिखाया है, ही इज़ द पर्सन मिस्टर कमल वटालिया। उनके वहाँ से मैंने आई गेस एज अ एडमिन के तौर से मेरा फर्स्ट जॉब था। व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वांट टू बी अ फाइनेंशियल फ्री, तो सर के वहाँ पे, सर के ऑफिस के अंदर मैंने एज अ एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर काम करके मेरी रियल एस्टेट की जर्नी जो है वो शुरू की थी। और मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि उनकी गाइडेंस की वजह से आज मैं उन्हीं का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल एपिसोड फॉर मी एंड आई एम अ वेरी एक्साइटेड टू डू दिस कन्वर्सेशन मिस्टर कमल वटालिया। वेलकम कमल सर, एंड आई वुड लाइक टू थैंक कि आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, इतना सारा सिखाया, और थ्रू द एडमिन आज आपने मुझे भी एक कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन तक पहुँचाया। वो तो आपकी मेहनत थी। थैंक यू, आप यहाँ मुझे बुलाया और ये पहला एपिसोड का चांस मुझे दिया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। मैं दिल से चाहती थी कि मेरा फर्स्ट एपिसोड मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ करूं जिसने मेरे को रियल एस्टेट का आर्ट सिखाया। ये एपिसोड के थ्रू हम लोग हमारी ऑडियंस तक सेम जर्नी पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग रियल एस्टेट के अंदर नए हैं या तो फिर रियल एस्टेट के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सी बेसिकली कमल सर, मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक रियल एस्टेट जो है उसके अंदर 30 और 35 के एज वाले लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बट अभी के मेरी एज के जो मिलेनियर्स है 18 साल से लेके 25-28 साल तक के लोग जो है वो भी आजकल रियल एस्टेट के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। एक होता है मार्केट के अंदर सर स्टॉक मार्केट, जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर फाइनेंशियली फ्री होने का कोशिश करते हैं, और दूसरा होता है रियल एस्टेट। तो बीइंग एज अ रियल एस्टेट रियल्टर, आपका एक्सपीरियंस जो 15-18 साल से भी पुराना है, थ्रू दिस योर एक्सपीरियंस हम लोग हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि रियल एस्टेट क्या है। जी, तो उसमें मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ कि सालों से हम लोग, एक कहावत है कि रोटी कपड़ा और मकान, उसकी ज़रूरत सबको है, वो उसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। लेकिन आप जब फाइनेंस सेक्टर के साथ कंपेयर करते हो, सबको इन्वेस्टमेंट सब जगह करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, पर रियल एस्टेट उसमें बेस्ट क्यों है वो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट एक ऐसी है जो अप्रिसिएशन चीज़ है, और गोल्ड स्टॉक्स कुछ भी लेते हैं तो उसका इंक्रीजमेंट नहीं है। हाँ, स्टॉक ऑब्वियस है कि उसका रेट बढ़ता है, लेकिन वो पेपर एसेट है। जहाँ तक प्रॉपर्टी आप लेते हो तो उसका रेट का मार्केट के हिसाब से बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन आज नहीं तो कल उसको आप उसके रेंट पे देके इनकम कर सकते हो या तो खुद यूज़ कर सकते हो। उसके सामने आप पेपर एसेट पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। वर्स्ट केस सिनारियो कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो पेपर एसेट को आप क्या माइनस में, लॉस में बेचना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो क्या है, आप रहने जा सकते हो या खुद ऑफिस यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों में कंपैरिजन यही है कि रियल एस्टेट उसमें आगे चलता है। तो आपकी इस बात के ऊपर से हम ऐसा ऑडियंस को बता सकते हैं कि रियल एस्टेट जो है वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर उसको काउंट कर सकते हैं। हमारे गुजराती में कहावत है, दादा परदादा सब लोग बोलते रहते हैं कि पैसा हो तो ज़मीन लो।
तो क्या है वो पैसा दे के जाएगी, कुछ नहीं तो उसके ऊपर खेती कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ तो इनकम वहीं से निकलती है। तो वो है ना, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अ अर्थ। हाँ, वैसी चीज़ है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आई गेस ये भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी लैंड जो है उसका कैपेसिटी लिमिटेड है। हाँ। आप कोई भी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बट लैंड को बड़ा नहीं कर सकते हो। लैंड का कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो जितना आपके पास लैंड है उतना ज़्यादा आपका फ्यूचर सेफ होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि मैंने आपको 15-18 साल से अहमदाबाद रियल एस्टेट मार्केट के अंदर काम करते हुए देखा है, अ वेरी पायोनियर पर्सन ऑफ द अहमदाबाद रियल्टर मार्केट। तो पहले के टाइम पे हम लोगों को सुनने को मिलता था कि रियल एस्टेट में बहुत फ्रॉड होता है, चीटिंग्स होती है, एक अपार्टमेंट दो दो लोगों के नाम पे बेचा जाता है। किसी ने अगर प्लॉट खरीदा है तो एक प्लॉट का दस्तावेज है वो दूसरे तीसरे चौथे नाम के व्यक्ति के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो अभी पिछले कुछ टाइम में एक लॉ जो है जिसको रेरा बोलते हैं वो इंट्रोड्यूस हुआ है जी। तो आप बताओगे हमारी ऑडियंस को कि रेरा क्या है, रेरा लाने के पीछे का रीज़न क्या था और रेरा आने से रियल एस्टेट कितना सेफ हो गया है? देखो, रेरा जब फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम पे सरकार भी ऐसी अच्छी थी जो सबके ओपिनियन ले रही थी। उस टाइम पे हमको भी मौका मिला था को बहुत सारे ओपिनियन देने के लिए और इनपुट्स भी दिए थे। लेकिन मैं जितना समझता हूँ रेरा को, रेरा इसलिए बना गया है कि वो कस्टमर बेनिफिट से ही है। शायद हमको गुजरात में वो फील नहीं हुआ है, लेकिन मैं तो मल्टी सिटी काम करता हूँ, मैंने फील किया है कि 2010 में कोई प्रोजेक्ट पे हम लोग ने बुकिंग किया है, कोई कस्टमर ने सैलरीड पीपल है, पर प्रोजेक्ट 10-10 साल तक 12-12 साल तक पोजीशन पे नहीं आते थे मेट्रो सिटियों में, और एक तरफ उसकी लोन चल रही है, कहीं रेंट पे रह रहा है, तो वैसे लेवल पे वो कस्टमर बहुत परेशान होते थे। 8-10 साल पे पोजीशन मिले तब तक तो उसके 8 साल के EMI लग गए होते और खुद यूज़ नहीं कर पा रहे थे। और काफ़ी जगह पर कुछ ऐसा जो आपने बोला ऐसा फ्रॉड भी था, पर उतना नहीं था कि उसको इतना बड़ा हाईलाइट करना पड़े। पर जो सिचुएशन गवर्नमेंट को दिखी कि एक्चुअल में एक सबसे बड़ा मार्केट इंडिया का रियल एस्टेट है और उसको रेगुलाइजेशन नहीं बनाए तो आगे जाके तकलीफ में सब लोग होंगे, तो उस हिसाब से रेरा का फॉर्मेशन हुआ और कस्टमर को ध्यान में रखते हुए इसका फॉर्मेशन हुआ। तो जो भी क्लोज डाले है, जो भी पेनल्टी डाली है, वो कस्टमर बेनिफिट पे ही है। तो ज़्यादातर डेवलपर को भी काम करने के लिए देखा जाए तो एकदम प्रोसेस स्मूथ हो गई है, एक ट्रांसपेरेंसी आ गई रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, और हर कस्टमर आज रेरा पे जाके चेक भी कर सकता है कि मुझे एक्चुअल में प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, प्लान पास क्या है। पहले ये सब देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में कहाँ जाए, किसको मिले, कौन सी कचहरी में जाए, कहाँ चेक कर सकते हैं, आज के आज देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन दो फिर वो प्लान मिलता है। ऐसा बहुत सारा कुछ चीज़ हमने किया है, क्योंकि हम हमारे कस्टमर के लिए, कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट्स या MNCs के लिए हम लोग ऐसा करते थे, और हम लोग ने 10-10, 12-12 दिन पे उसका प्लान पास की कॉपी देखने को मिलती थी एप्लीकेशन के बाद। ऐसा बहुत प्रॉब्लम हुआ। आज रेरा के आने से वजह से क्या हुआ है, आप ऑनलाइन देख सकते हो इमीडिएटली कि एक्चुअल में इनका प्लान पास क्या है, क्या एक्चुअल कारपेट है, कितना FSI यूज़ करके काम किया है, तो वो सब हम आज कोई भी कस्टमर चेक कर सकता है। सर, जैसे आपने बताया कि रियल एस्टेट के अंदर जब भी कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है, चाहे वो रेसिडेंशियल में करेगा, कमर्शियल में करेगा, राइट, प्लॉटिंग, वीकेंड होम के अंदर वो करेगा जी। तो जैसे आपने बोला कि प्लान पास होता है, सुपर बिल्डअप होता है, कारपेट एरिया होता है, जनरली इन सब चीज़ों का जो फर्स्ट टाइम बायर होता है उसको उतना नॉलेज नहीं होता है। या तो फिर मार्केट के अंदर हम ये भी बात कर सकते हैं कि आपने शुरुआत में बोला था कि रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो इंसान का बेसिक नीड है, ठीक है। तो जो बंदा पहली बार 50-55 लाख का प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है, जिसका लाइफ का फर्स्ट प्रॉपर्टी वो शायद होगा कि फर्स्ट घर परचेस कर रहा है, राइट। अगर हम लोग 2-3 करोड़ के अपार्टमेंट्स की बात करें तो वो एक हायर क्लास के लिए हो गया। तो आप जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर है, तो रेरा के थ्रू और ऐसे कोई भी रेगुलेशंस के थ्रू फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो? देखो, फर्स्ट टाइम बायर तो
एक्चुअल में बहुत स्मार्ट ही होते हैं, पर बायर के लिए दो तीन चीज़ ऐसी है कि एक तो उसको जिस एरिया में लेना है, कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं उसको शॉर्ट रास्ता दिखाता हूँ कि जो एरिया में आपको पसंद करना है वो एरिया पहले डिफ़ाइन करते हैं, फिर उनका बजट, और जो ऑनलाइन आज सब कुछ चीज़ अवेलेबल है, कंसल्टेंट इतने अच्छे हैं जो ट्रांसपेरेंसी से आपको डिजिटली एकदम प्रेजेंस घर बैठे ही आपको मिल जाता है सारा प्रेजेंटेशन। तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो है उसके पास पहले ऐसा बोलने जाऊँ ना तो आज से 5 साल 10 साल पहले आप देखने जाओ ना तो बहुत लिमिटेड लोग थे कि उसको वहाँ से आप डेवलपर से प्रॉपर्टी ले सकते थे। आज है ना कस्टमर के पास बहुत ऑप्शन है। मतलब पहले एक ही लोकेशन डिफाइन करते थे तो 3-4 प्रोजेक्ट में ख़त्म हो जाता था। आज वही लोकेशन पे 8-10 प्रोजेक्ट है, तो उसको कंपैरिजन के लिए आपको एक कंसल्टेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, और एक्चुअल में कंसल्टेंट होना चाहिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कंसल्टेंट जो होगा तो उसको क्या होता है, सब एरिया का नॉलेज है, आसपास के डेवलपर जो है, डेवलपर की गुडविल, डेवलपर की टाइम डिलीवरी, डेवलपर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 10 साल बाद वहाँ पानी टपक रहा है, ऐसा डेवलपर किया ऐसी क्वालिटी बिल्डिंग बनाते हैं, तो आज के कंसल्टेंट को उसकी पूरी हिस्ट्री होती है उसके पास। तो उससे बेटर है कि वो कंसल्टेंट से ले। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंसल्टेंट ही होना चाहिए, लेकिन एक सलाह मशवरा तो उनसे करना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ परचेस करना चाहता हूँ तो कहाँ हो। और आज रियल एस्टेट कंसल्टेंट देखने जाए ना तो उसके पास जो नॉलेज है रीसेल करने का, आगे जाके नेगोशिएशन, डॉक्यूमेंट, पहले ये सब डॉक्यूमेंटों में पता नहीं चलता था। आज हर कंसल्टेंट को डॉक्यूमेंट के बारे में नॉलेज है। पहले क्या था, बता दिया, मीटिंग कर दिया, डील हो गई, ख़त्म। आज हर कस्टमर के साथ जो कंसल्टेंट जुड़ा है ना, वो उसकी सेफ्टी के लिए पहले देखता है कि आज पोजीशन पे मिल गया तो समझ लो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके रेडी करने चाहिए। उनको इतना हो गया, पोजीशन लेटर हो गया, शेयर सर्टी मिल गया, वहाँ तक मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट को ऐसा प्रैक्टिस करते हुए देखा है। तो इसीलिए कंसल्टेंट मैं प्रीफर करता हूँ। एक बात मैं यहाँ पे आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हम लोग हट के जा रहे हैं, ऑडियंस के लिए वापस से उस टॉपिक पे आएंगे कि मार्केट के अंदर हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस भी चल रही है जो बीइंग एज अ कंसल्टेंट हम लोगों को अनएथिकल लगती है। रियल एस्टेट मार्केट में कोई बंदा अपने को ब्रोकर बोलता है, कोई हम अपने को कंसल्टेंट बोलता है और कोई अपने को रियल्टर बोलता है। आप मेरे को बताइए कि ये रियल्टर, कंसल्टेंट और ब्रोकर के बीच का डिफरेंस क्या है। 2% ब्रोकरेज तो हर कोई लेके जाएगा, वो कंसल्टेंट भी लेके जाएगा, ब्रोकर बोलेगा वो भी लेके जाएगा और रियल्टर भी लेके जाएगा। बस उसकी ड्यूटी के अंदर जो डिफरेंस आता है, राइट। कभी कभार ऐसा होता है कि एक बैड एक्सपीरियंस किसी कंसल्टेंट की वजह से, मैं यहाँ पे ब्रोकर वर्ड यूज़ करना नहीं चाहती हूँ इसलिए मैं कंसल्टेंट यूज़ करी हूँ, बट जिस बंदे के पास मार्केट का नॉलेज नहीं है, अगर एक कस्टमर को बैड एक्सपीरियंस हुआ तो वो पूरे मार्केट के अंदर वो रूमर फैलाएगा। तो मुझे थोड़ा सा वो डिफरेंस समझना है। देखो, एक भी वर्ड गलत नहीं है। जिस टाइम पे जैसी ज़रूरियात और अपडेट के हिसाब से वो टैगलाइन चेंज होती रही है या वो टाइटल चेंज होता रहा है। आप एक नाम भी भूल गए उसमें बीच में, दलाल। यस। तो एक्चुअल में वो समझ नहीं है दलाल। मैंने बहुत हमारे अच्छे से दोस्त आशुतोष राणा से सुना था कि दलाल क्यों नाम रखा गया। तो हमारा एक सेमिनार था, उसमें उसने ये पूरा डेफिनेशन दिया था। दलाल मतलब दो लोगों के बीच के अंदर जो काम करता है दलील से, उसको दलाल बोला जाता था। उतना अच्छा वर्ड था, लेकिन वो दलाल को हमने चेंज करके नेगेटिव वे में उसको सोचना शुरू कर दिया। एक्चुअल में वो नाम भी अच्छा ही है, पर वो उस टाइम पे टिपिकल जो ट्रेंड चल रहा था उस टाइम पे दलाल था। फिर थोड़ा अपग्रेड होके ब्रोकर शब्द आया, फिर कंसल्टेंट आया, आज रियल्टर आया। जो रियल्टर आया वो वेस्टर्न कंट्री से आया है, और एक्चुअल में रियल्टर वर्ड जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, वैसे रियल्टर एक रियल एस्टेट एजेंट या कंसल्टेंट के लिए है। रोल तो सेम ही है, लेकिन क्या है, जो अपग्रेड हो गए, अच्छे से नॉलेज से काम करते थे, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे, उसने ये वर्ड अपना लिया। बाकी तो आज भी गांव में जो प्रॉपर्टी आसपास में रूरल में कर रहे हैं वो दलाल ही बोलते हैं। हाँ। उसको दलाल ही बोलते हैं कि मेरा दलाल ये है। आप गांव में कभी भी एग्रीकल्चर लैंड लेने जाओ तो वहाँ आज भी दलाल ही बोला जाता है। तो जैसे जैसे लोग अपग्रेड हुए वैसे उसका टाइटल चेंज होता रहा।
बट सर अभी भी मेरे को उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है आपके आंसर से, या तो फिर आप देना नहीं चाहते। मुझे एक्चुअल रियल्टर का डेफिनेशन समझना है कि उसका ड्यूटी क्या है। अगर कोई कस्टमर रियल्टर हायर करता है, कंसल्टेंट हायर करता है, तो एक रियल्टर का, कंसल्टेंट का क्या ड्यूटी बनता है, एंड टू एंड सर्विस उसकी क्या होती है? देखो, उसका आप जो मेरे से आंसर लेना चाहते हो ना, वो एक दूसरे से बनाया हुआ बात है। उसका कोई ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेशन इनके लिए है या ये टाइटल, ये डेजिग्नेशन इनके लिए है। एक्चुअल में जितने जितने टाइम पे जो भी ज़रूरत पड़ी अपग्रेड होते रहे। पर आप जो बोलना चाहते हो जो ब्रोकर, तो ब्रोकर क्या था कि भाड़े पे फ्लैट दे रहा है, नॉर्मल रीसेल प्रॉपर्टियों में काम करते हैं या कुछ भी नाना छोटा मोटा जो काम कर लेते थे, उस टाइम पे ये ब्रोकर बोला जाता था। और तब क्या था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी बाज़ार में। ब्रोकर खाली वो बोलते थे ना, वो उंगली दिखा दी तो उसका ब्रोकरेज मिल चाय गया। वाला भी ब्रोकर बन गया तो ऐसा। एक्चुअल में आज ब्रोकर उसको बोलते हैं, पर वो एक मार्केट से बनाया हुआ है। ऐसा कोई डेफिनेशन कहीं लिखा हुआ या बनाया हुआ ऐसा डेजिग्नेशन नहीं है। लेकिन उनको हम ब्रोकर बोलते हैं। जो चाय वाला भी ब्रोकर है, सिक्योरिटी भी ब्रोकर है, सोसाइटी के वो एस्टेट मैनेजमेंट भी ब्रोकर है। लेकिन उनको नॉलेज कितना है? लोग शायद बेनिफिट के लिए उससे काम कर लेते एक बार, फाइनेंशियल बेनिफिट, ब्रोकरेज बचाने के लिए, अपनी फीस या आधी बचाने मिल के जाए, लिए। 5-10 हज़ार में काम हो जाए। लेकिन उसके पीछे जो सारी मेहनत करनी है, काम करना है, जब स्मूथ हो जाता है ट्रांजैक्शन तो ठीक है। लेकिन जिस दिन वो काम अटकता है, तभी अच्छे रियल्टर या रियल एस्टेट कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। वापस फिर उनके पास आते हैं। हाँ। सर ये बात चल ही रही है तो मुझे एक और चीज़ याद आती है कि जब मैं आपके साथ 2016-17 में काम कर रही थी, तब मार्केट के अंदर बहुत ही नया नया कॉन्सेप्ट था सोल सेलिंग प्रोजेक्ट का। लोगों को सोल सेलिंग का डेफिनेशन मालूम नहीं था। उस टाइम पे आपने सोल सेलिंग प्रोजेक्ट करना मार्केट के अंदर स्टार्ट किया था। तो क्या बेसिक सोल सेलिंग का प्रोसेस होता है? यूजुअली क्या होता है कि मैंने बहुत बार देखा है कि कस्टमर आएगा किसी डेवलपर की साइट पे और कस्टमर पूछेगा कि आप थर्ड पार्टी हो या फिर डेवलपर के लाइक एम्प्लॉय हो, राइट? थर्ड पार्टी इन द सेंस उसका पूछने का रीज़न ये होता है कि आप किसी कंसल्टेंट के एम्प्लॉय हो, ऐसे कुछ करके। तो मैं आज थ्रू दिस कन्वर्जेशंस अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे अगर शायद कोई थर्ड पार्टी, किसी कंसल्टेंट ने वो प्रोजेक्ट अगर सोल सेलिंग बेस पे भी लिया है, तो उसके साथ जाके भी आप अपना प्रॉपर्टी बुक करवा सकते हो। वो बहुत ही सेफेस्ट वे है। तो उसका एक रिलेशन लाइक एज अ लाइक थर्ड पार्टी और एज अ डेवलपर का आपका जो रिलेशन है वो कस्टमर के साथ थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए, ताकि उनके मन में से ये डर निकल जाए कि मैं किसी थर्ड पार्टी से बुक नहीं करवा रहा हूँ, मैं भी डेवलपर से ही अपना प्रॉपर्टी बुक करवा रहा हूँ। देखो, इसमें ऐसा है कि डेवलपर जब बिल्डिंग बनाना शुरू करता है, लैंड परचेज से लेके BO तक, उसमें बहुत सारी एजेंसियां काम करती है। कस्टमर कभी ऐसा पूछता है कि आप खुद कंस्ट्रक्शन कर रहे हो? हाँ। तो ये भी एक एजेंसी है उसकी, सेल्स कंस्ट्रक्शन एजेंसी भी है, प्लम्बिंग एजेंसी होती है, फ्लोरिंग एजेंसी होती है, प्लानिंग कंसल्टेंट की एजेंसी होती है, और आखिर में फाइनल फायर कंसल्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब एजेंसी लोग डेवलपर हायर करते हैं। तो जो डेवलपर शायद सेल्स में नहीं पहुंच पा रहे या सेल्स का हेडेक नहीं लेना चाहते, डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहते, क्वालिटी पे फोकस करना चाहते, वैसे लोग हमारे जैसे सोल सेलिंग एजेंट को लेके उसमें ऐसा एजेंट भी वो सर्च करते हैं कि उसका हेडेक निकल जाए। मतलब आज समझ लो हमारी बात करें तो मैं इतनी सिटियों में जो 2015 से पहले घूमा था हमारे NR इंडिया के थ्रू, तो बहुत सारा मैं कॉन्सेप्ट ये देखा कि ऐसा कुछ करना चाहिए और हमारा कंट्रोल वाला, हमारा फोकस से काम हो। तो इसलिए हम लोग ने ये 2012 में शुरू किया था। और ऐसा प्रैक्टिस बेस्ड क्या हो सके ना, उसके ऊपर काम करने के लिए हम लोग ने कस्टमर जब मतलब डेवलपर प्लॉट बाय करता है तब से लेके प्लानिंग के अंदर भी इन्वॉल्व रहना है, और सेल स्ट्रेटजी के साथ हम काम करते हैं। हम वॉक इन आने पे काम नहीं करते, वॉकिंग कैसे आएगा उसके ऊपर काम करते हैं। वो एरिया का रिसर्च करते हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है, क्या नहीं है, बाज़ार की डिमांड है जो लोकेशन की, वो लोकेशन में अभी भी क्या मिसिंग है, वो ऐड करने के लिए हम लोग प्लानिंग में इन्वॉल्व रहते हैं।
तो ये सब चीज़ क्या एक कंसल्टेंट ही डेवलपर को दे सकता है कि कस्टमर डिमांड ये है। डेवलपर खुद जाएगा लेकिन उसको टाइम लगता है, और कंसल्टेंट को क्या वो इजी वे से मिल जाता है कि एक्चुअल में कस्टमर की डिमांड क्या है और वो डिमांड में और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और फैसिलिटी क्या दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं किचन भी छोटा पड़ता है, वो भी एक ट्रेडिशनल है। समझ लो कोई टारगेट ऑडियंस के ऊपर है, नॉर्थ गुजरात के लोगों के लिए कस्टमर आप टारगेट करना चाहते हो तो उसके लिए किचन, बेडरूम, ड्राइंग सब अलग अलग साइज़ के होने हैं। और जब मिक्स क्राउड करते हो, कॉस्मो क्राउड के ऊपर काम करते हो तो किचन की साइज़ को मायने नहीं रखते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है कि जो उसके ऊपर एक्चुअल में डेवलपर को ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट या रियल्टर बहुत सारे इनपुट देते हैं। और आज भी देखने न तो कोई भी सेलिंग एजेंसी दे या ना दे, लेकिन हर डेवलपर कोई प्लानिंग से पहले 8-10 कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जिसको बुलाता है कि ऐसा कुछ करने जा रहे, सजेशन दो। तो वो पहले नहीं था, आज है। तो उसकी मतलब है कि बाज़ार के अंदर रियल्टर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया अभी। ट्रू, ऐसा बोल सकते हैं कि रियल्टर जो होता है, कंसल्टेंट जो होता है, वो एंड यूज़र से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। डेवलपर एंड टू एंड एक एक कस्टमर के साथ नहीं बैठता है। अल्टीमेटली डेवलपर मार्केट के अंदर क्या सर्व करेगा, जो मार्केट की डिमांड है। और मार्केट की डिमांड किसको पता रहे कि जो रोज़ कस्टमर के साथ बैठ के बातचीत करता है, जो रोज़ के 15 कस्टमर के साथ, 20 कस्टमर के साथ बैठ के मीटिंग करता है, उनको एरिया सर्वे करवाता है और उनके हिसाब से प्रॉपर्टी डिफाइन करके उनको देता है। तो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट आइडिया कि कोई भी डेवलपर कुछ नया करने के लिए जा रहा है तो ऐसे रियल्टर्स को अपने साथ रखे। जैसे वो होता है कि राजा के साथ उसका एक सलाहकार होता है, तभी उसका राज्य अच्छे से चल पाता है। हाँ, राइट। नाइस। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंस हम सब ने ऑल ओवर द वर्ल्ड सब ने फेस किया है, वो है कोविड। तो थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं कि कोविड के पहले का रियल एस्टेट मार्केट क्या था। जैसे डेवलपमेंट हो गया, प्राइस हो गया, डिमांड हो गया, लाइक इन्वेस्टमेंट रोटेशन हो गया, और आफ्टर कोविड उसका रियल एस्टेट मार्केट का क्या डिमांड गया है, क्या वो इंक्रीज हुआ है या फिर आफ्टर कोविड रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डिक्रीज हुआ है? ऑब्वियसली सब लोग को पता ही है कि रियल एस्टेट मार्केट तो बहुत अप गया आफ्टर कोविड। हाँ, बिफोर कोविड भी अच्छा ही था, लेकिन आफ्टर कोविड सडनली नेचुरल बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। कोविड के सिवाय भी एक नेचुरल मार्केट बना कि जो एकदम बूम किया, और इंडिया का नहीं, इंडिया के आसपास बहुत सारी कंट्री का भी हुआ। लाइक दुबई देख लो, आज यूरोप, कनाडा, सब में आज रियल एस्टेट बूम कर दिया। तो कोविड के बाद ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दे सकते कि इनकी वजह से हुआ, पर ऑल ओवर वर्ल्ड का सारा रियल एस्टेट बाज़ार देखो, स्टॉक्स भी इतने इंक्रीज़ हुआ। तो सडनली लोगों ने बाइंग कैपेसिटी बढ़ा दी, ऐसा लग रहा है, या थे पहले और अभी निकाले पर पता नहीं जो क्या कहाँ से हुआ। लेकिन इतना अच्छा लोगों ने काम किया है, लोगों ने प्रॉफिट भी अच्छा कमाया है रियल एस्टेट, स्टॉक, गोल्ड में, सब में, सब रेंज पे, और उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया टॉप पे है आज ग्रोथ पे। हमारे एक फंक्शन में क्रेडाई के एक प्रेसिडेंट ने अभी थोड़े टाइम पहले ही एक फिगर जारी किया। फिगरों में पता तो नहीं है एक्चुअल कितना फैक्ट होगा, फैक्ट तो होगा ही क्योंकि क्रेडाई के प्रेसिडेंट ने दिया है कि 490 लाख करोड़ का बिज़नेस होने वाला है रियल एस्टेट में अगले 10 साल में। तो हम लोग शौक हो गए कि इसमें कैलकुलेट करो ब्रोकरेज कितना होगा तो रियल एस्टेट इतना प्रिडिक्टेबल है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, तो ऑब्वियसली सबको आगे जाके भी मज़ा ही आएगा। नाइस। रियल एस्टेट मार्केट के अंदर हम लोग जब भी देखते हैं तो मोस्टली रेसिडेंशियल डिपार्टमेंट आता है, कमर्शियल डिपार्टमेंट आता है, लोग वीकेंड्स होम बाई करते हैं, राइट। अगर हम लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक में एंड यूज़र के लिए कुछ कवर किया था, हम लोग अभी इन्वेस्टर को लेके थोड़ा सा अगर बात करें, जैसे कि हमारी कोई ऑडियंस है, अगर उनके पास ऐसा कुछ अमाउंट है, हेल्दी अमाउंट है और उसको इन्वेस्ट करना है, तो आपके हिसाब से रियल एस्टेट का कौन सा सेगमेंट, रेसिडेंशियल,
कमर्शियल या फिर रॉ लैंड जिसको हम काची ज़मीन बोलते हैं या फिर प्लॉट, कहाँ पे वो इन्वेस्ट करके अच्छा खासा आरओआई जो है, रिटर्न जो है वो बना सकता है? देखो, ये तो मैं बहुत टाइम से सबको बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के 3-4 प्रकार हैं। शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, रेंटल करना है, पर्सनल यूज़ के लिए करना है या ट्रेडिंग पर्पस से करना है। ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि तब पैसा वो वहाँ डालें। एग्जाम्पल कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ काम करना है तो कुछ रिस्क लेके आपको करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो कि भाई आज नहीं तो 10 साल बाद, 5 साल बाद मुझे कुछ अच्छा रिटर्न चाहिए या उस टाइम पे कुछ अच्छे से लीज पे दे के रेंटल इनकम उसके ऊपर कर सकता हूँ, उसके हिसाब से ये है। रेजिडेंशियल मार्केट देखने जाए तो उसकी रेंटल आरओआई कुछ इतनी है नहीं, तो भी बहुत सारे लोग हैं जो रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर एप्रिसिएशन मिलता नहीं है, ना आरओआई मिलती है। फिर ये जो भी कंसल्टेंट ने दिलवाया उसका क्लास लग जाता है, पर एक्चुअल में उनको खुद को या कंसल्टेंट को भी ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए कि इसमें एप्रिसिएशन होगा कि नहीं। तो कस्टमर भी हैप्पी होगा और आगे जाके रिपीट भी होगा। तो मैं ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आपको ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो लैंड लेना है, शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो कमर्शियल लो, रेंटल भी लेना है तो कमर्शियल ले सकते हो। आगे जाके कुछ नहीं है रेजिडेंशियल, क्यों कैपिटल गेन के लिए लोगों को रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ पुरानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो उसने नया रेजिडेंशियल फ्लैट लेना ही है, फिर वो चाहे आगे जाके रेंट दे या पर्सनल यूज़ करे। पर ऐसा पर्टिकुलरली कोई हमको बोलेगा कि मेरा एग्ज़िट प्लान ये साल तक है, इतने साल तक करना है या ये आरओआई चाहिए, उस हिसाब से हमको सजेस्ट करना चाहिए कि रेजिडेंशियल लोगे, कमर्शियल लोगे या प्लॉट लोगे या इंडस्ट्रियल वेयरहाउस लोगे। कभी कभी प्रीलीज प्रॉपर्टी भी अच्छा काम कर जाती है। आजकल नया जो है वर्चुअल इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर चला है। उसमें एक एग्जांपल दूँ तो मैं कोई प्रॉपर्टी पे कभी मेरा टेनेंट अमेज़ॉन, स्नैपडील या टाटा को नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी सारी फिगर्स नहीं होती हमारे पास कि वो 1-2 लाख स्क्वायर फीट ले रहे हैं हमसे ले। पर आज क्या है, कोई एक कंपनी आती है जो उसको बाय करती है और छोटे छोटे पार्ट में सबको शेयर होल्डर बना देती है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी आज अच्छा चल रहा है। तो डिपेंड है कि आपको रिटर्न कैसा चाहिए, उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आफ्टर कोविड एक और चीज़ मैंने मार्केट के अंदर सुनी है, उसको रूमर बोला जा सकता है या हकीकत है, वो अभी आप बताएंगे कि आफ्टर कोविड रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कमर्शियल जो है वो बहुत डाउन गया है, और जब हम मार्केट के अंदर देखने जाएंगे तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डेवलपर बहुत सारे नए नए लेके आ रहे हैं। तो ये बात कितनी हद तक सही है? देखने जाए तो दोनों सही है। कोविड के बाद थोड़ा टाइम ऐसा था कि जो कमर्शियल इन्वेंट्री बहुत पड़ी थी, पर आज के तारीख में आप देखो कि एक्सपांसन बहुत सारे ब्रांड्स के हुए, एप्पल ब्रांड्स के हुए, आईटी ब्रांड्स हो या बैंकिंग सेक्टर हो, कि बहुत सारी बैंक की ब्रांच भी इतनी खुली है। पूरे इंडिया में आप देखने जाए एक्सपांसन प्लान हर कंपनी के बहुत तगड़े थे कोविड के बाद। तो वो डिमांड आज जब 2 साल तक हमको दिख रही है, 2-3 साल हमको अच्छे से मिला है। आज भी आप पर्टिकुलरली अहमदाबाद का देखने जाओ तो कोई भी ऐसा रेडी बिल्डिंग नहीं हो कि वहाँ कमर्शियल इन्वेंट्री आज पड़ी है खाली। जो आप जो बोल रहे थे उस टाइम पे था थोड़ा बहुत 10-20% या 30% ऐसा इन्वेंट्री था जो नए प्रोजेक्टों के अंदर जो ऑक्यूपाइड नहीं था। आज आप समझ लो 10,000-20,000 स्क्वायर फीट, 30,000 स्क्वायर फीट की फ्लोर प्लेट लेने जाओ तो आज भी एक भी अवेलेबल नहीं है लीज पे, सारी ऑक्यूपाइड है। तो उस हिसाब से कमर्शियल प्रोजेक्ट इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि डिमांड है। मुझे जहाँ तक मालूम है वहाँ तक आप सबसे ज़्यादा काम कमर्शियल में आपका ज़्यादातर काम रहता है। सो कमर्शियल के अंदर जब कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आता है तो उसके अंदर पहले इन्वेस्टर की एंट्री होती है या फिर पहले एंड यूज़र की एंट्री होती है? दोनों हैं। आप जैसे ग्राउंड फ्लोर देखने जाओ, ऑफिस देखने जाओ, उसमें इन्वेस्टर है ऑलरेडी बहुत सारे डे 1 से एंटर हो जाते हैं। लेकिन मेरे जैसे एंड यूज़र भी इतने इन्वॉल्व होते हैं कि खुद यूज़ करेंगे, अच्छी बिल्डिंग है। दूसरा कि कोई ऐसे बायर है कि जिनको पता ही है कि ये बिल्डिंग ऐसी कंपनी को ले आगे जाएगा लीज पे,
तो वो लोग उसकी रेंटल इनकम के लिए डे वन से एंटर होते हैं। और एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो भी स्पेशली मैं इन्वेस्टर के लिए पूछना चाहूँगी ऑन द बिहाफ ऑफ देम, कि अहमदाबाद मार्केट के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इधर के जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोकल इधर से बेस करते हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, या फिर अहमदाबाद मार्केट के अंदर बाहर का फ्लो भी ज़्यादा है? देखो, अहमदाबाद से बाहर का क्लाइंट भी इतने हैं, लेकिन बोलने जाए विद इन गुजरात ज़्यादा है अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद के जो रूरल सिटी जो है, राजकोट, जामनगर, महसाणा, हिम्मतनगर, जूनागढ़, बहुत सारे सिटीज़ है जहाँ से यहाँ माइग्रेशन भी है, कंपनियों का माइग्रेशन है, साथ साथ में रेजिडेंशियल का भी माइग्रेशन है। तो वो लोग ही ज़्यादा कस्टमर बाहर से है, बाकी लोकल अहमदाबाद से है। सर, आप बहुत सारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, जैसे मुझे जहाँ तक पता है, जैसे क्रेडाई हो गया, नार हो गया, ये सारे रियल्टर के एसोसिएशंस है। तो मोस्टली आपके एसोसिएशन से वो कौन से एजेंडा पे ज़्यादा ध्यान में रख के वर्क करते हैं? लाइक जैसे क्रेडाई हो गया, नार हो गया, तो इसका मेन एजेंडा, रियल्टर एसोसिएशन का मेन एजेंडा क्या होता है? यूजुअली क्या चीज़ें आप लोग मिलके डिस्कस करते हो? देखो, NAR इंडिया वो हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म है, नार इंडिया नहीं, NAR इंडिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स है, जो हमारा अम्ब्रेला है पैन इंडिया के लिए। उसके बहुत सारे सिटीज़ के अंदर लोकल सिटी एसोसिएशन है, जैसे अहमदाबाद रियल्टर एसोसिएशन है। तो आज NAR इंडिया से हमको सारा डाउनलोड मिलता है, आगे जाके पॉलिसीज़ डिसाइड होती है, प्रैक्टिसेस क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है। आज समझ लो 15 साल पहले मुझे कोई मिला तो मैं सच्ची में ही बोल रहा हूँ, आप जो ब्रोकर बोल रहे थे ऐसा काम करते थे। पर आज हम रियल्टर के हिसाब से हम खुद को प्राउड फील करते हैं ड्यू टू NAR इंडिया। हम इतनी NAR इंडिया के थ्रू इतनी सिटीज़ नहीं गए होते, एजुकेशन हमको नहीं मिला होता, तो आज ये सब चीज़ हम नहीं कर पाते। तो आगे जाके क्या क्या आने वाला है ना, वो NAR इंडिया हमको सिखाता है। और मल्टी सिटी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस का। यहाँ पर MNCs के लिए हम लोग काम करने के लिए, आज तक पहले ऐसा था 10-12 साल पहले कि कोई ऐसा कंसल्टेंट था ही नहीं, बाहर से लोग आके करते थे। आज क्या हुआ, वो नेटवर्क की वजह से हम लोग को काम भी मिल रहा है और हम काम की प्रैक्टिस भी हो गई है ऐसी। तो जैसे आप बहुत सारे सिटी कंट्री घूमे हैं, और अभी आपने बताया कि अहमदाबाद के बारे में कि बाहर से लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं, जैसे बहुत आई गेस 7 डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर अहमदाबाद को टच होती है, और वो स्मॉल टाउन है जो अहमदाबाद में आके माइग्रेट होने का सोच रहे हैं, या तो फिर वो स्टडी पर्पस से होगा, एजुकेशन पर्पस से होता है, या फिर उनका लाइफस्टाइल ग्रो करने के लिए कोई आता है, और एल्स जॉब पर्पस के लिए वो लोग इधर आते हैं। तो आप अगले 5 साल के अंदर, अगर हम लोग 2016-17 की बात करें, तो हम लोगों ने साथ में मिलकर अहमदाबाद को डेवलप होते देखा है। आज 2024 में हम लोग बैठे हैं, तो आप अगले 5 साल में अहमदाबाद के लिए क्या बताना चाहोगे ऑडियंस को, कि कहाँ तक जाएगा अहमदाबाद का ग्रोथ? देखो, वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इनकमिंग है, तो आज समझ लो कितने भी, आज आप पहले ऐसा था, आज से 10 साल पहले का आउटर रिंग रोड कौन जाएगा, लेकिन आज देखो आउटर रिंग रोड में भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, लोग रेजिडेंशियल, एक भी बिल्डिंग खाली नहीं दिख रहा है, रेडी बिल्डिंग एक भी खाली नहीं दिख रहा है। तो वो तो कैसा है कि जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है, ऐसे लोग यहाँ आते ही है। सर, बीइंग एज अ रियल्टर, ये जॉब कितना हार्ड है, या फिर लोगों से सुना है कि रियल्टर का काम जो है वो बहुत इजी होता है? आजकल के टाइम में 4% 5% ब्रोकरेज सबको मिल रहा है, तो आप किसी को भी पूछोगे, किसी भी कॉलेज पास आउट गाय और गर्ल को पूछोगे कि व्हाट यू वांट टू बिकम, अगर उन लोगों के पास कुछ फिक्स प्लान नहीं होगा तो वो बोल देगा कि भाई हम तो रियल एस्टेट में जाके लाइक ब्रोकर बनेंगे, कंसल्टेंट बनेंगे, 5-5 7% 9% तक के ब्रोकरेज स्लैब आप ही की बदौलत, आप ही जैसे लोगों की मेहनत की बदौलत आप लोगों ने डेवलपर से करवाए हैं मार्केट के रियल्टर के लिए। तो मुझे ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना है। अभी आपने हमारा काम का क्वेश्चन पूछा जो मेरा पसंदीदा है। एक्चुअल में रियल्टर जो है या रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, सबको ऐसा लगता है कि बहुत इजी जॉब है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। कि देखने जाए ना कि सारे
समाज की या सोसाइटी की जब छुट्टियां होती है ना, तब रियल एस्टेट कंसल्टेंट काम काम करता करते होता है। हैं, दिवाली के दिन हम सैटरडे ऑफिस संडे भी होते उसको हैं। छुट्टी नहीं मिलती, उसको साल में 2 ही छुट्टी मिलती है देखने जाए तो, या दिवाली और होली। True. ये 2 दिनों ऐसे है कि जब लोग ट्रैवल करते हैं और नहीं होते हैं, बाकी सब छुट्टियों पे वो लोग काम करते हैं। और रियल एस्टेट में पहले तो ऐसा था कि किसी जॉब के लिए किसी को हायर करें तो संडे छुट्टी नहीं मिलेगी, तो नहीं ज्वाइन करते थे। पर रियल एस्टेट कंसल्टेंट की ड्यूटी देखने जाए तो इतनी हार्ड है कि एक तो कस्टमर का टाइम लेना, उस टाइम पे इन्वेंटर की रेडी करना, वो ओनर हो या ना हो उसकी चाबी मंगवाना, फिर दिखाना, आधे आधे पौने पौने घंटे वो चौराहे पे वेट करना, कस्टमर और कोई फ्लैट देख रहा हो, और एक ही प्रॉपर्टी शायद 10 12 15 लोगों को दिखाए तब शायद वो क्लोज़र मिले, ना भी मिले, वो उसको एंड पता ही नहीं होता है ब्रोकर को। उसमें भी अभी तो कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ, कंपटीशन, उसको पता ही नहीं ये प्रॉपर्टी मेरे थ्रू ही बिचेगी, क्योंकि उसको मैंडेट है नहीं। बहुत सारे ब्रोकर वो प्रॉपर्टी दिखाते होंगे, वो 10 12 लोग को दिखाए और कल ऑनर का फ़ोन आ जाएगा मैंने प्रॉपर्टी बेच दी दूसरे सर ब्रोकर मैं को। एक चीज़ बीच में ऐड करना चाहती हूँ, सॉरी मैं आपको बीच में थोड़ा कट जी। कर रही हूँ। जैसे कोई कस्टमर है, मैंने मार्केट की ये प्रैक्टिस देखी है कि लेट्स से मैं कस्टमर हूँ, मैं प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए मार्केट के अंदर निकली हूँ, कुछ आप समझो 3 करोड़ का अपार्टमेंट ऐसा मैं अपना बजट लेके देख रही हूँ। बीइंग एज ए कंसल्टेंट कस्टमर को, मैं कस्टमर हूँ, आपको फीस पे करूँगी। लेट्स सपोज आपका 2 लाख रुपीज़ आपका कंसल्टिंग चार्ज होता है। तो आजकल मार्केट के अंदर दूसरे कंसल्टेंट जो है उन्होंने एक वर्ड बोला जाता है कि अपनी फीस में से कस्टमर को पास ऑन करना। जैसे मैंने पहले मेंशन करा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि मैं दूसरे एक्स पर्सन से प्रॉपर्टी ना ले लूँ तो मेरे को एक्स कंसल्टेंट बोलेगा कि मैडम आप कमल भाई से मत लीजिएगा, वहाँ पे आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, आप मेरे को सिर्फ 1 लाख रुपए देना, मैं अपने में से आपको 1 लाख पास करता हूँ। तो ये प्रैक्टिस कितना एथिकल है। कभी कभी ये भी होता है कि कंसल्टेंट की ये प्रैक्टिस की वजह से कस्टमर सामने से अभी बोलने लगा है कि आप मेरे को अपने में से क्या पास ऑन करोगे। देखो, वो प्रैक्टिस तो खुद ने बनाई है सब लोगों ने। हम, एक कहावत है ना, जितना गुड़ डालो इतना मीठा होगा। तो कंसल्टेंसी ऐसी चीज़ है कि देखो, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत है। एग्जाम्पल कि मैं आज प्रोडक्ट दिलवाता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी की कोई भी बायर परचेस करता है, वो ट्रांजैक्शन 2-3 साल तक चलने वाला है। उसके बीच में बहुत सारी है, पेमेंट लेना, रजिस्ट्री एटीएस करना, बैंक लोन होता है, लोन में काम करवाना, फिर पोजेशन के टाइम पे मैं उसका एक इंसिडेंट्स बताता हूँ आपको। नॉलेज काफ़ी क्लाइंट को होता है, काफ़ी नहीं, बायर को नहीं भी होता है। ऐसा एक कस्टमर था कि हमको आज से 10 साल पहले भी पास मांग रहे थे, हमने नहीं दिया था। हमने बोला कि सर काम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर डेवलपर से डायरेक्ट जाके लिया, फिर प्रॉपर्टी ले भी ली, खुद चले भी गए रहने के लिए। पर 2 साल बाद उसका एक फ़ोन आया हमारे ऑफिस में कि मैं कुछ मॉर्गेज करना चाहता था, तो उसमें ये डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप मेरे हेल्प करोगे, आपकी फ़ीस जो भी चाहिए मैं दे सकता हूँ। तो मैंने उनको बुलाया ऑफिस में, बोला इसके लिए हम फीस नहीं लेंगे पर आपका काम कर देंगे, भले आपने हमसे प्रॉपर्टी नहीं ली। उसको भी रियलाइज़ करवाना था कि एक रियल्टर का रोल क्या होता है। तो उसके पास शेयर सर्टी नहीं था, तो उसको पता ही नहीं है पोजीशन पे ये लेना था, या डेवलपर भूल गए होंगे, वॉटेवर, अपनी फीस बचाने के चक्कर में। तो काफ़ी सारी चीज़ होती है जहाँ रियल्टर का ये रोल रहता है। भले आफ्टर 2 साल 3 साल बाद भी आप पोजीशन पे भी ये आपको काम करके देता है बंदा, तो उसके लिए वो फीस ज़रूरी है। मैं सिंपल बात करता हूँ कि छोटी से छोटी चीज़, एग्जाम्पल आप इंश्योरेंस लेते हो, तो इंश्योरेंस क्या ऑनलाइन डायरेक्ट नहीं मिलता है? मिलता है। क्यों एजेंट के थ्रू लेते हो? क्योंकि सारे इन एंड आउट्स एजेंट को ही पता होते हैं। स्टॉक्स भी डायरेक्ट ले सकते हो, क्यों नहीं लेते हो? तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना, 5 लाख 10 लाख, लोग 10-20 हज़ार से शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये तो आपकी लाइफ की पूरी मूडी है। ये तो ऐसा हो गया कि 50-60 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो आपकी लाइफ में आपने कमाए हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंसल्टेंट की सलाह ले रहे हो या कंसल्टेंट को बाईपास कर रहे हो। ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ बाईपास कर रहे हो, लेकिन कंसल्टेंट को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हो उस टाइम पे। एक्चुअल में वो इम्पोर्टेंट रोल है।
इतनी बड़ी मूड़ी आप कहीं डाल रहे हो तो आपको वो समझना चाहिए कि इसके लिए मुझे एडवाइज़र चाहिए, जैसे स्टॉक्स में होता है और सब जगह पर होता है। ट्रू। रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अभी हम लोग देखने जाए तो बहुत सारे न्यू कमर्स डेवलपर आए हैं और बहुत सारे डेवलपर जो है वो 20-25 साल पुराने हैं। तो आपको किसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, न्यू कमर्स के साथ या फिर पुराने वाले डेवलपर के साथ? दोनों के साथ मज़ा आता है। दोनों का काम करने का तरीका भी अपने अपने हिसाब से सबका है। पुराने साथ भी क्या एक्सपीरियंस है, रिलेशन अपने बन गए तो काम चलता ही रहता है। और नए वाले जो है वो कुछ अच्छा नए थॉट, यंग जनरेशन आई है तो कुछ नया करना है, कुछ यूनिक लाना है, अच्छे से डिलीवरी करना है, वैसा थॉट के साथ आई है। दोनों अच्छे ही है। ट्रू। पहले के टाइम पे जब हम लोग बात करते थे, अभी हमने जैसे बात करा कि अभी 5% 7% ब्रोकरेज मिलता है। सर जब आपने काम करना शुरू किया था तब आई गेस इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था ब्रोकरेज का। आप लोगों ने, मुझे जहाँ तक पता है, 1% पे भी काम किया है और वो 1% ब्रोकरेज भी आपका रिलीज़ होता था शायद जब प्रॉपर्टी रेडी हो, लेट्स से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो वो हसल में आप बताइए कि वो क्या हासिल था अपने न्यू कमर्स ब्रोकर को? ऐसा है कि भाई 5% मिल रहा है, चलो काम करते हैं, बट वो एक्चुअली में 5% तक लाने की आपकी जो जर्नी है वो थोड़ा सा बताइए। देखो, वो 5% हमने नहीं लाए, सब रियल्टर या एसोसिएशन ने मिल के 2-3% पर काम करना शुरू किया था। पर मैं आज के नए जनरेशन को ये बोलना चाहता हूँ कि आप रेडी मार्केट में आए हो और आप उसका बेनिफिट अच्छे से लो, विदाउट पासिंग और किसी के क्रॉस किए बिना एथिकल प्रैक्टिस से करो। True. क्योंकि एक समय था कि 1% ब्रोकरेज देना, पोजीशन पे देना, मतलब वो पोजीशन 2-3 साल बाद मिलता था। तब तक जितनी भी इन्वेंट्री हो, जितना बड़ा बिल हो, उसके लिए हमको वेट करनी पड़ती थी। मतलब चप्पल घिस जाते थे पैसे कलेक्शन करते करते, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है। फिर किसी का इंटेंट ऐसा गलत ऐसा नहीं बोल सकते, पर वो नहीं आता था टाइम पे। आज क्या है, आज वैल्यू है रियल्टर की, तो टाइम पे बानाखत पे आते थे। 2012 में आई थिंक हमारा एसोसिएशन से हम 2-3 लोग ने इनिशिएट किया था कि ये अहमदाबाद बाज़ार अभी 2% पे, और रजिस्ट्री बानाखत ATS जब करते हैं तब हमको मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक की हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है। तो बहुत सारे लोग, डेवलपर ने ना भी बोला, फिर हम लोग ने काफ़ी टाइम तक उससे काम भी नहीं किया। पर सडनली एक प्रोजेक्ट मैं खुद मैंडेट लेके आया और मैंने ही शुरू कर दिया कि हम 2% देंगे और अभी 20% पे ही ले जाओ। तो सारे कंसल्टेंट बहुत अच्छे से काम किया, ट्रांसपेरेंसी रखा और सबको मज़ा आया कि 2% अभी मिल रहा है, तो यही अच्छा है। तब प्राइमरी मार्केट में कंसल्टेंट बहुत काम करना शुरू कर दिया। तब तक रीसेल में दे, क्यों कि आज फ्लैट भाड़े पे लगाओ 10 दिन पे ब्रोकरेज मिलता है, आज फ्लैट बेचो 2 महीने में ब्रोकरेज मिलता है। वो 2 साल तक कहाँ वेट करेगा कोई। तो उसके बाद ये इतने सारे फॉर्मेशन अलग अलग सब, मतलब आज क्या हुआ कि लोकल सोसाइटी रीसेल मार्केट आज सिक्योरिटी या पान की दुकान या नाई की दुकान से चलते हैं रीसेल यूनिट है, पर आज प्राइमरी मार्केट तो ब्रोकरों से ही, एजेंट से ही चलते हैं। थैंक यू सो मच कमल भाई। आज हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातें की, ऐसी बातें की जो कस्टमर के लिए भी हेल्पफुल है। जो लोग रियल एस्टेट मार्केट के अंदर नई एंट्री करने का सोच रहे हैं, तो आई गेस बहुत सारे कस्टमर के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो उनके बिहाफ में मैंने आपको पूछ ले हैं। तो होपफुली हमारी ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस या तो डाउट जो है वो आज कमल भाई ने हमारे इस एपिसोड के थ्रू क्लियर कर दिए हैं। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस क्विकली मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप, हम लोग अभी अहमदाबाद मार्केट में बैठे हैं, तो आप अहमदाबाद को, दुबई और मुंबई अगले 5 साल में क्या देख रहे हो? आपने गिफ्ट में बहुत सारा काम किया है, राइट? तो एक थोड़ा सा अभी गिफ्ट का भी रूमर्स निकला था, तो एक ये चीज़ कस्टमर को बता दीजिए कि अहमदाबाद फ्यूचर्स दुबई और मुंबई से कैसे कंपेयर किया जा सकता है? देखो, अहमदाबाद नेक्स्ट गुजरात का भी फाइनेंशियल कैपिटल तो है, लेकिन आने वाले टाइम पे शायद अहमदाबाद
मेट्रो में नंबर 1 गिना जाए, ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या सारी कंपनियां आ रही है, आज इतना बड़ा अदानी, जाइडस, अभी रिलायंस भी कुछ अच्छा प्लान करके लेके आ रहे हैं, तो बहुत सारे फार्मा इंडस्ट्रीज, सिरामिक इंडस्ट्रीज़, आईटी इंडस्ट्रीज़, उसका इनकमिंग भी है और एक्सपांसन भी बहुत बड़ा है। तो अहमदाबाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो था टायर 2 गिना जाता था या टायर 1 गिना जाए, उसके बीच में कन्फ्यूज़न में था, आज वो टायर 1 में आ गया है। आप मेरे को अहमदाबाद के और गांधीनगर के आपके टॉप 3 फेवरेट एरिया बताइए जहाँ का डेवलपमेंट आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो फेवरेट बहुत सालों से अपना अहमदाबाद का टाउन प्लानिंग जो है, उसमें 2-4 टिपिया है जहाँ बहुत लोगों देखने आते थे। इवन मैं इसका विटनेस हूँ कि बाहर के सिटीज़ के टाउन प्लानर्स भी यहाँ पर देखने आते थे, जो था R2 और R3 जोन, जो है यहाँ पर राजपथ क्लब रोड, इसको नामली रोड या साइंस सिटी, साइंस पार्क और ओगनस तक। ये R2 R3 जोन है ना, जो डेवलप किया था, वो एक लेवल से इतना अच्छा था, जो मेरा फेवरेट है, और आज भी मैं रहना भी वहीं पसंद करता हूँ और मेरा ऑफिस भी वहीं है। नाइस सर। और गांधीनगर में देखने जाए तो सबसे अच्छा डेवलपमेंट वैसे गिफ्ट सिटी में सजेस्ट करता हूँ, और मेरा पसंदीदा सिटी है क्योंकि मैं 14 से उसमें काम कर रहा हूँ गिफ्ट सिटी के अंदर। और उसके साथ साथ गांधीनगर का PDPU एरिया जो है, जहाँ एक्सटेंशन गांधीनगर का हुआ है, सारे अच्छे प्रीमियम प्रोजेक्ट आए और अच्छा डेवलपमेंट है वहाँ पर टाउन प्लानिंग का भी। नहीं सर, ऐसा क्या मैसेज आप हमारे ऑडियंस को बीइंग एज अ रियल्टर पास करना चाहोगे कि जिनकी वजह से वो उनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के अंदर हेल्पफुल हो? बस एक ही है कि आपके लिए जो रेरा रेगुलेटरी ने सर्विसेज दी है, फैसिलिटी बनाई है, उसको फॉलो कीजिए, अच्छे एडवाइज़र लीजिए। एडवाइज़र तो बहुत सारे हैं, पर वो चूज़ करना भी आपको ज़रूरी है। और जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो प्लानिंग करके करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, रेंटल इनकम करना है, फ्यूचर में लैंड एक्विजिशन भी करना है, तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नहीं सर, सर की इस बात के ऊपर मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि हर कोई इंसान जो है वो हर एक फील्ड के अंदर मास्टर नहीं होता है। जैसे डॉक्टर अपनी डॉक्टरी में मास्टर होता है, जैसे लॉयर अपनी वकालत के अंदर मास्टर होता है, वैसे कंसल्टेंट जो है वो रियल एस्टेट सेगमेंट के मास्टर होते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि बायर्स जो होते हैं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, जो लोग एंट्री कर रहे हैं, वो लोग कोई ना कोई रूमर की वजह से कंसल्टेंट से दूर भागना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे जितने भी क्वेश्चन थे कमल भाई ने इस एपिसोड के अंदर क्लियर कर दिए हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि रियल एस्टेट को अगर एक सेफ इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, उसको और ज़्यादा सेफ करने के लिए आप जब भी प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हो, कुछ छोटा बचाने के लिए कुछ बड़ा नुकसान मत कीजिए। अपने कंसल्टेंट को बहुत ही वाइसली सिलेक्ट कीजिए। उस बंदे के पास मार्केट का A to Z नॉलेज होगा और वो आपको बहुत ही प्रिसाइसली गाइड करेगा। #RRR रियल रियल्टर ऑफ रियल एस्टेट मार्केट का फर्स्ट एपिसोड मिस्टर कमल वटालिया के साथ हम लोगों ने आज हमारी ऑडियंस के लिए प्रेजेंट किया है। थ्रू दिस एपिसोड आप हमको सजेस्ट कीजिए कि ये एपिसोड के अंदर से आपको कितनी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं जानते थे, पहली बार कमल भाई के थ्रू आप तक पहुंची है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। और कोई भी क्वेश्चंस जो है रियल एस्टेट मार्केट को लेके, तो आप हमको हमारे कोई भी सोशल हैंडल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या तो फिर इंस्टाग्राम पे जाके DM कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट है सेकेंड एपिसोड के, तो आपके क्वेश्चन हम उनके थ्रू सॉल्व करवा सके। थैंक यू।